हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 20 या 30 40 एमसीक्यू कराऊंगा। सिर्फ इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको बता दूँ 57 एमसीक्यू हैं इसके, जिसमें देखो अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ साथ मैंने बुक की पीडीएफ भी ओपन कर रखी है ताकि जो भी पिक्चर्स वगैरह आए वो भी सारी की सारी मैं आपको क्लियर करवाता जाऊं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो देख ली और इसके अलावा आपने चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा तो समझ लो आपका चैप्टर 100% कंप्लीट है। जो भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक्चुअली ये मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने क्लास 11th और 12th के आर्ट्स के बच्चों के लिए बनाया है। जो हमारा मेन चैनल है वो मेन पॉइंट स्टडी का है, ये बात आपको पता होगी शायद। ठीक है, तो चलो जी शुरू कर देते हैं हम। और ये वीडियो मैं रात के 2 बजे बना रहा हूँ। बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि पीछे से जो है भाई सो रहा है, कल उसको ऑफिस जाना है, खराटों की वॉइस आ सकती है। ठीक है, तो मैं उसे नहीं बोल सकता, समझ रहे हो ना, रात हो रही है तो उसे परेशानी होगी क्योंकि कल उसे ऑफिस जाना है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे, बाकी कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीपीय, साथ में हमारा दक्षिणी सीरिया और डैश के क्षेत्रों तक सीमित था। ओके, तो पहले तो मैं बता दूं बुक की एक लाइन से मैंने एमसीक्यू बनाए हैं, बहुत ज़्यादा डीप बनाए हैं। ओके, और अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है तो इसे एज अ टेस्ट लेना, और अगर आपने नहीं कर रखा तो मेरी बात सुनना बस। ठीक है, क्योंकि टफ़ है बहुत ज़्यादा एमसीक्यू, स्टार्टिंग के कुछ टफ एमसीक्यू मिलेंगे आपको। तो मैं आपको बता दूं कि जो अरब संस्कृति है ना 6ठी शताब्दी में, वो तो एक तो अरब में फैली हुई थी, एक दक्षिण सीरिया में फैली हुई थी, और जो तीसरा क्षेत्र था उसका नाम क्या था, ईरान, हमारा मेसोपोटामिया, चीन या भारत। तो देखो चीन भारत तो छोड़ दूँ, वैसे मैं बता दूँ इसका आंसर मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो इन 3 इलाकों में 6ठी शताब्दी हमारी अरब संस्कृति फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पैगंबर के कथनों और कृत्यों का अभिलेख किसे माना जाता है। इसका आंसर है हदीस को माना जाता है। कुछ बच्चे कुरान लिखेंगे, कुरान नहीं लिखना, इसका आंसर हदीस है। ठीक है, जो कथन वगैरह थे, कृतियाँ थी, वो हदीस में लिखी गई है, कुरान में नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश एक हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा है, अशोक के अभिलेखों में भी इसका प्रयोग किया गया है। ओके, तो डैश एक भाषा है, ठीक है, मतलब हिब्रू से और अरबी से जो है वो संबंधित है, और जो अशोक के अभिलेख है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। कौन सी, हिंदी, अरामीक, ईरानी या फारसी। तो इसका आंसर है अरामाइक। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बुक का है ना, बॉक्सेस में से मैंने बताया ना, हर एक चीज़ कवर करवानी है तो इसलिए मैंने बॉक्स में से बनाया है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सन 612 से 632 में डैश ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। किसने किया था, मतलब अल्लाह का प्रचार किसने किया, तो किसने बोला था कि सिर्फ एक ही ईश्वर है ना, और उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। ये बोला था हमारे हज़रत पैगंबर मोहम्मद ने जब 612 में उन्हें एक तरह से उन्होंने रसूल अपने आप को घोषित किया और बोला कि मैं मैसेंजर हूँ, तब जाके उन्होंने बोला था कि मेरे को ईश्वर ने एक तरह से एक भेजा है और मैं मैसेंजर हूँ भगवान का, और मैं उनका ही ज्ञान जो है वो आपको बांट रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से डैश थे। क्या थे, फारसी थे, अरबी थे, हिब्रू थे, कुरैश थे। कुछ बच्चे अरबी और कुरैश में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, हिब्रू और फारसी, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें भाषा भी लिखा है तो अरबी है भाषा, कुरैश कोई भाषा थोड़ी ना है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी जो लोग होते हैं वो कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक डैश द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, महात्मा, शेख, हजरत या इनमें से कोई नहीं, तो शेख द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मवाली किसे कहा जाता है। ओके, आप सोच रहे होगे सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने, बट ये आपकी बुक में है। ठीक है, और मवाली किसे कहा जाता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं गैर अरब व्यक्ति। अब इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। बात ये था कि आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारे हज़रत पैगंबर मोहम्मद थे वो जो थे वो अरब में मतलब अरबी थे। ओके, और उनके देखा देख कुछ बाकी लोग जो थे हमारे जैसे अफ्रीका के लोग हो गए, उन्होंने भी देखा कि हाँ जी इस्लाम धर्म है, अच्छा धर्म है, तो उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए। बट वो कन्वर्ट तो हो गए, बट बहुत सारे जो अरबी लोग थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे और उनको मवाली कहते थे। ठीक है, समझ आया। चलो आज जिसको हम एज अ गाली यूज़ करते हैं वो अरबी लोग यूज़ करते थे गैर अरब के लिए।
ठीक है, जो कन्वर्ट हो गए, जो मुस्लिम बन चुके थे, फिर भी उनके साथ होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 8, पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला जो था वो डैश था, जो कि मक्का में रहता था। खान, कुरैश, सैयद या ओवैसी। तो जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद थे वो किस कबीले के थे? तो इसका आंसर है कुरैश। एक और बात मैं बता दूं, जब मैं ये चैप्टर करवा रहा हूँ, इसके एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो इसको एज अ मतलब पढ़ाई की तरह ही लेना, ठीक है। जैसे मैंने मवाली वर्ड बताया, कहीं आप उसे दूसरे तरीके से ले दो कि सर इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। इसे एज अ नॉलेज ही लेना बस, ठीक है। चलो, कोई ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है किसी को भी, बस ये चैप्टर है इसलिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे जो मेन पॉइंट स्टडी से आए होंगे, उन्हें पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के मक्का में एक स्थल का ढांचा घनाकार है जिसे डैश कहा जाता है, जिसमें भूत रखे जाते थे, ठीक है। तो उन पे ना मक्का में ना हर साल लोग एक जगह से वहाँ पर आते थे, धर्मस्थल मानते थे उनको, ठीक है। और उनकी शेप जो होती है घनाकार होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जिस पे हर साल आते थे लोग, ठीक है, एक तरह से तीर्थ स्थल मानते थे उसको, आते थे और वहाँ पर भूत रखे जाते थे। भूत का मतलब है मूर्तियाँ रखी जाती थी। तो मैं आपको बता दूँ, उसको मक्का में एक स्थल घनाकार था जिसे हम काबा कहते थे। काबा देखा होगा आपने, ठीक है, पिक्चर में मैं दिखाऊंगा काबा जब हम पिक्चर वाले क्वेश्चन करेंगे बुक की उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्का में हर वर्ष धार्मिक यात्रा की जाती थी जिसे डैश कहा जाता था। हमारे धर्म यात्रा, हज या श्वेत या यतेक या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है जी हज। ये बात आपको पता ही है, अगर आपके कोई दोस्त हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को पता है ये बात कि हज होता है, ठीक है। मुस्लिम जो है वो हज करते हैं, हमारे तीर्थ होते हैं, वैसे मुस्लिम में हज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सन डैश में डैश के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक, मैंने बताया था ना, रसूल घोषित किया। कब किया ये बताना आपको, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, उनकी आराधना की जानी चाहिए। तो ये बात मैंने बताई दी थी आपको कि इसका आंसर है 612। 612 में ही उन्होंने अपने आप को संदेशवाहक घोषित किया था, ठीक है, रसूल घोषित किया था, मैसेंजर ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जो व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे उन्हें क्या कहा जाता था? इस्लाम, हर्ष, इब्दत या मुस्लिम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। जब मैंने भी अपने ट्यूशन में बच्चों को ये क्वेश्चन दिया था तो उन्होंने इस्लाम भर दिया। अरे ये पूछा है कि जो पैगंबर मोहम्मद के कदमों पे उनके धर्म को मान रहे थे, धर्म था इस्लाम तो, बट वो जो मान रहे थे उनको मुस्लिम कहते हैं, समझ रहे हो? इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच करने को मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने फिर यात्रा की थी, आपको पता है ना, मक्का से मदीना गए थे वो, है ना। तो यात्रा करी थी उन्होंने पूरी की पूरी। तो इसको ना और उसी से जो है हमारा मुस्लिम कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत होती है। तो मुस्लिम कैलेंडर को क्या कहते हैं? हिजरी, इस्लामी, इस्लिक या BC। तो इसका आंसर है हिजरी, ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरानी मान्यताओं के अनुसार हज़रत पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश कौन लाया करता था? जिन, जिब्रिल, इब्बत या जिन, ठीक है। ये जीन है, ये जिन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी जिब्रिल, ठीक है। जिब्रिल जो थे वो एक तरह से, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो वही संदेश लाया करते थे और हमारे मोहम्मद को बताया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिब्रिल द्वारा पुकारा गया पहला शब्द क्या था? अंश, मुस्लिम, हज़रत या इकरा। इकरा था, कुरान में पहला वर्ड माना जाता है इकरा था, ठीक है। चलो, और यही पहला वर्ड भी जिब्रिल द्वारा पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से किसे खैरात कर कहा जाता है? तो खैरात कर कहा जाता है ज़कात को, मुस्लिम जो हैं वो ज़कात देते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद का देहांत किस वर्ष हुआ था? 632 में, सन 635 में, हमारे 38 में या 642 में? इसका आंसर है ए, 632 में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कौन सा व्यक्ति इस्लाम का अलग पैगंबर मोहम्मद होने का दावा कर सकता था? अगला पैगंबर होने का दावा कौन कर सकता था? मोहम्मद के पुत्र, अरब समुदाय के अध्यक्ष, कोई भी कुरैशी, क्योंकि वो खुद कुरैश से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। मैं आपको बता दूं, हज़रत पैगंबर मोहम्मद के बाद कोई भी अपने आप को अगला पैगंबर नहीं कह सकता था,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा खिलाफत का उद्देश्य था। कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ए एंड बी दोनों यानी ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि हमारे पहले खलीफा कौन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान या मुआविया। ठीक है, तो इसका आंसर है अबू बकर, वो हमारे पहले खलीफा थे। दूसरे खलीफा कौन थे, उमर, अली, उस्मान या मुआविया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा उमर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से भी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे तीसरे खलीफा कौन थे। ओके, तो तीसरे खलीफा कौन थे हमारे, ये रहा, मुखिया, अली, हमारे मुआविया या उस्मान। ठीक है, तो हमारे जो तीसरे खलीफा थे वो थे उस्मान। याद रखना 4 खलीफा थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अशरफ का क्या अर्थ है। अशरफ कहा जाता है हमारे मुखिया को। ठीक है, अब जब मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला अमीर। मैंने पूछा कैसे, तो उन बच्चों ने बोला कि सर मुखिया तो अमीर ही होगा। बच्चे ऐसे नहीं करना, आपको लॉजिक नहीं लगाना, आंसर इसका मुखिया है तो मुखिया बताना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस्मान किस कबीले से थे। जो उस्मान थे वो किस कबीले से, सैयद थे, मुस्लिम कोई कबीला था उससे थे, इराकी थे या कुरैश थे। तो मैं बता दूं कि हमारे जो उस्मान थे वो भी कुरैश कबीले से थे। ये बात आप याद रखना। देखो, इस्लाम कोई कबीला नहीं है, वो तो एक पूरा एक धर्म हो गया ना। अब तो मतलब हर जो वो है, आप कह सकते जो सारे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो मुस्लिम है। तो कबीले तो बहुत सारे हो जाएंगे मुस्लिम के, है ना। बट मैं आपको बता दूं वो जो थे वो कुरैश थे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि चौथा खलीफा किसे नियुक्त किया गया था। तो मैं आपको बता दूं चौथे का जो हमारे वो थे, कौन खलीफा थे, वो थे अली। ठीक है, हमारे हज़रत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था, आयशा, अफरीब, हमारी शाहीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी आयशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊँट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, 657, 658, 670 या सन 680 में। तो मैं आपको बता दूं ऊँट की लड़ाई जो हुई थी वो 657 में हुई थी। अब ऊँट की लड़ाई जो हुई थी किसके बीच में हुई थी, हुआ क्या था। तो यही क्वेश्चन है आपका कि 657 में ऊँट की लड़ाई किन के बीच हुई थी। आप देखो मैंने इसी का आंसर नीचे बता दिया, पता है मैंने जानबूझ के किया है। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी का आंसर है ना आपके किसी दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। तो एक बार सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना, जल्दबाजी करने से कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता कोई भी तुक्का भेज दूँ, उससे पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्या पता उसकी हिंट आपको दूसरे क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऊँट की लड़ाई जो थी वो किन के बीच में हुई थी, मोहम्मद के बीच में, मोहम्मद और अली के बीच में, अरबी और ईरानी के बीच में, उम्मद और अब्बासियों के बीच में या आयशा और अली के बीच में। इसका आंसर है जी डी, आयशा और अली के बीच में हुई थी। आयशा कौन थी, हमारे मोहम्मद की पत्नी, और अली जो थे वो हमारे चौथे खलीफा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अली का दूसरा युद्ध संधि के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, जिनसे उनके अनुयायियों को 2 घरों में बांट दिया, 2 गुटों में बांट दिया। बेसिकली 2 घरों लिखा है इसमें, 2 गुटों में बांट दिया। कुछ उनकी तरफ कुछ उनके तरफ वफादार बने रहे, अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह डैश कहलाने लगे। उनको क्या कहा जाने लगा, क्या कहलाने लगे वो, हरम, जीन, खरजी या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है जी खरजी। उनको खरजी कहा जाता था जो हमारे अली के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि डैश द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या की गई। किस मस्जिद में अली की हत्या, किसने अली की हत्या गई की, ये बताना है कि अली की हत्या किसने की। कुफा में एक मस्जिद थी ना, तो उसके अंदर अली की हत्या किसने करी थी, उस्मान ने करी थी, हज़रत ने करी थी, खरजी ने करी थी, चीनी ने करी थी। तो एक खरजी ने करी थी। ठीक है, एक खरजी ने ही अली की हत्या करी थी। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है वो 2 गुटों में बट गए थे और कुछ नापसंद करने लग गए थे अली को। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि अली की मृत्यु के बाद किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, उस्मान ने, अली के पुत्र ने, मुआविया ने, अब्बासी ने। तो इसका आंसर है जी सी, मुआविया। जो मुआविया थे ना, पहले क्या होता था कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके काम करने के ढंग की, इन सब के आधार पर ना
वो चुना जाता था, खलीफा चुना जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ, मुआविया आया ना, उसने अपने आप को घोषित कर दिया, उसने बोला कि अब ये पैतृक है, मतलब मेरा बेटा ही बनेगा नेक्स्ट खलीफा, ये वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इसलिए बहुत टाइम तक फिर मुआविया एक तरह से, और मैं बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो हमारे मुआविया थे वो किस वंश से थे, अब्बासी, उम्मयद, कुरैश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, उम्मयद। तो याद रखना अली के बाद जो थे वो उम्मयद वंश स्टार्ट हो गया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहले उम्मयद खलीफा मुआविया जो थे ने डैश को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? जिब्री ने जिब्री को, काबा को, मक्का को या दमिश्क को? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी डी, दमिश्क को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजधानी, और कुछ बुक्स के नाम भी आएंगे आगे, वो किसने लिखी वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्मयद वंश के बाद डैश के पास सत्ता मतलब गई, ठीक है, इसको हिंदी में कर देते हैं, डैश के पास सत्ता, जस्ट अ सेकेंड मैं हिंदी में कर लेता हूँ, गई, ठीक है। किसके पास गई थी उम्मयद वंश के बाद? तो मैं आपको बता दूं उम्मयद वंश के बाद जो सत्ता थी वो अब्बासियों के पास गई थी। अब्बासियों ने भी बहुत बड़े लेवल पे रूल किया था अरब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया था? अली ने बनाया था, हमारे हज़रत ने बनाया था, यानी हज़रत पैगंबर मोहम्मद ने बनाया था, अब्द अल मलिक ने बनाया था, या उपरोक्त सब यानी सब ने मिलकर बनाया था? तो इसका आंसर है जी अब्द अल मलिक ने बनाया था। जेरूसलम के अंदर डोम ऑफ द रॉक है, ठीक है, ये याद रखना, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पिक्चर दिखा देता हूँ यार डोम ऑफ द रॉक की, कम से कम डोम ऑफ द रॉक की पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डोम ऑफ द रॉक, ठीक है जी। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 है कि डैश नामक एक सुनियोजित आंदोलन में उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। तो उम्मयद वंश के बाद अब्बासी आया था, तो ऐसे तो आए नहीं जाएंगे, कुछ आंदोलन वगैरह कुछ हुआ तो होगा, बिल्कुल हुआ था। तो उस आंदोलन का नाम था दावा, इसमें दवा लिखा है, बुक के अंदर भी दवा है, दवा आंदोलन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें ABCD लिखा, आप समझ जाना ये A है, B है, C है, D है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मेरे को टाइम स्लॉट बताना कि सर आपने इतने मिनट पे इतने सेकंड पे वाला क्वेश्चन पूछा है, ये समझ नहीं आया, तो ऐसे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इसकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारा मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इसकी PDF, वैसे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो शायद मैं इसकी PDF उस पर वेबसाइट पे अपलोड ना कर पाऊँ, बट कुछ टाइम बाद अगर ये आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको शायद वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है, देख लेना, बट टेलीग्राम चैनल पे तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो इसका आंसर क्या है ये बताना आपको कि सन डैश में उम्मयद की जगह अब्बासियों ने ले ली, कब? 750 में, 751 में, 752 में या 753 में? तो इसका आंसर है जी 750 में। सन 750 में उम्मयद की जगह अब्बासियों ने ले ली थी जब दावा आंदोलन किया था उन्होंने। 38 की बात करते हैं कि खुरासान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को नापसंद क्यों करते थे? उम्मयद शासन को क्यों नापसंद करते थे? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो खुरासान के अरब नागरिक थे ना, वो उम्मयद वन को पता है क्यों नापसंद करते थे? एक रीज़न था बस, क्योंकि उन्होंने ना ये बोला था कि हम करों में आपको रियायतें भी देंगे और कुछ और भी वादे वगैरह किए थे, है ना, कि आपको थोड़ा सा एक प्रायोरिटी देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है, और कोई भी उनका जो भी वादा था वो पूरा नहीं किया गया। ओके, इसी की वजह से जो हमारे खुरासान के जो अरब नागरिक थे वो उम्मयद वंश को पसंद नहीं करते थे। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब्बासी किसके वंशज थे? तो मैं आपको बता दूं कि पैगंबर के जो चाचा जी थे उनके वंशज थे हमारे कौन? अब्बासी, ठीक है। तो जो अब्बासी आए थे ना उम्मयद के बाद, ओके, वो जो थे हमारे पैगंबर मोहम्मद के चाचा के वंशज थे। आपको ना चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, मैंने तभी बोला कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप MCQ की वीडियो देखो। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो कि सर ये तो टफ है बहुत ज़्यादा, तो इसको याद रखने की कोशिश करो अभी के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में जैसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थित की? किसको अपनी राजधानी बनाया? अब्बासियों ने। वो हमारे उम्मयद ने तो किसको बनाया था? दमिश्क को बनाया था। इन्होंने किसको बनाया? इन्होंने बनाया जी बगदाद को, ठीक है, बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, बगदाद में अपनी राजधानी बनाई, अपनी राजधानी स्थापित करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबी का प्रभाव घटा जबकि डैश संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। जब अब्बासियों का एक तरह से रूल स्टार्ट हुआ ना, तो मैं आपको बता दूं जो हमारे ईरानी हैं
ओके, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिला बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सन 1850 में जो अमीन थे और मामून थे, ठीक है, उनके समर्थकों के बीच है ना गृह युद्ध होने लगा। ठीक है, तो ये कौन थे बेसिकली? तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये आप ये पूछा है कि ये किसके पुत्र थे, तो पहले मैं आंसर बता देता हूं कि ये जो थे हमारे हारून अल रशीद के पुत्र थे, जो कि ये खुद अब्बासी के खलीफा थे, याद रखना। ठीक है, अब्बासियों ने पहले तो उम्मयद ने खलीफा का अपने तरीके से चलाया। एक्चुअली मेन खलीफा 4 को ही माना जाता है वो स्टार्टिंग के, उसके बाद तो उम्मयद वंश आ गया था, फिर उन्होंने बेटे वाला सिस्टम कर दिया, तो एक्चुअल में वैल्यू ही ख़त्म हो गई हमारे खलीफा की। ठीक है, तो वो सिर्फ नाम के खलीफा थे जो उम्मयद और अब्बासी थे, बट ये हमारे हारून अल रशीद भी एक तरह से खलीफा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पैगम्बर की बेटी का नाम क्या था, फ़ातिमा, आफरीन, इकरा या ज़ैनब? तो उनकी पुत्री का नाम था फ़ातिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की कितनी शाखाएं यानी मजहब बन गए? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कानून की 4 शाखाएं नहीं हैं? ये पूछा, नहीं है, ऐसी गलती मत करना कि आप नहीं है ना पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। इसमें पूछा कौन सी नहीं है, मालिकी, हनफी, शफ़ी या हनबली? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों की चारों ही मजहब हैं, चारों की चारों ही कानून की 4 शाखाएं हैं, याद रखना ये। तो ये मैंने जानबूझ के, देखो आपको दिख रहा होगा 5 ऑप्शन है, तो मैंने जानबूझ के लिखे कि 5 कवर हो जाए, तो ये भी आप याद रखना कि चारों के चारों मजहब की बेसिकली 4 शाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। शाहनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, हबली द्वारा, फिरदौसी द्वारा, शाहजहाँ द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी फिरदौस। ये याद रखना, मैंने आपको बोला था ना कि पिक्चर वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो फिरदौस ने शाहनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कागज़ किस देश से आया? तो मैं आपको बता दूं कागज़ जो है वो चीन देश से आया था। ये तो आई होप ये पता हो, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बुक में भी लिखा हुआ है बट जनरल नॉलेज का भी है। नेक्स्ट है कि अनसब अल अशरफ किसके द्वारा लिखा गया है? बुक है ये अनसब अल अशरफ, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी? नहीं, फिरदौसी तो हमको पता है वो अलग था, ये था फिरदौसी, शाहनामा लिखा था उन्होंने तो। ठीक है, इस्मिले या बालाधुरी या ताबरी? तो इसका आंसर है जी बालाधुरी। ठीक है, बालाधुरी द्वारा ही हमारा अनसब अल अशरफ लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तारीख अल रसूल किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो हमारे ताबरी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बेसिकली रसूल के बारे में लिखा गया था इसमें। ओके, और इसमें वंश वगैरह के बारे में बताया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुंदर लिखने की कला को क्या कहा जाता है? खुशनवीसी, हमारी लेख, अरब अल लीक या ताबरी? इसका आंसर है जी खुशनवीसी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50th क्वेश्चन है कि 51th है। ठीक है, 50 क्वेश्चन ये था, 51 है ये हमारा कि वनस्पतियों की जो डिज़ाइन होती है ना, उनको बनाने की जो कला है उनको क्या कहा जाता था? इसको तबरी कहा जाता था, जीन कहा जाता था, अल तीर मान कहा जाता था या अरबेस्क कहा जाता था? तो उसका आंसर अरबेस्क है। अब मैं इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बात क्या थी कि इस्लाम में आप देखोगे ना, किसी की पिक्चर बनाना हराम है, मतलब गलत माना जाता है कि आप किसी की पिक्चर नहीं बना सकते। इसका पता है क्या रीज़न है? क्योंकि माना जाता है कि किसी को भी बनाना ये भगवान के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, ठीक है, ईश्वर के हाथ में। तो कोई भी इंसान अगर बनाता है तो वो गलत काम कर रहा है, भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो इसीलिए क्या किया, जो भी हमारे ऐसे पेंटर वगैरह होते थे ना, उन्होंने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया कि लिखने में तो हम कोई चीज़ नहीं बना रहे, और उसकी पौधों की या वनस्पतियों की पिक्चर बनाते थे, तो इससे भी वो एक तरह से क्रिएटर नहीं कहलाए। तो इसलिए ये दोनों कला जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। ठीक है, तो एक खुशनवीसी याद रखना है और अपना अरबेस्क याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है 1037, साल 1037 में जो सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो खुरासान को जीतकर किसको अपनी राजधानी बनाया? बल्ख को, बुखारा को, हेरात को या निशापुर को? तो इसका आंसर है निशापुर। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कि
ये हमारा लैंड लिखा है, बट ये एक तरह से होली लैंड होगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये होली लैंड, आपकी बुक में एक होली लैंड है कि होली लैंड बेसिकली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है जी जेरूसलम। जेरूसलम को होली लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें फौजी शहर कहा गया है? कुफा को, बसरा को, फुस्तात को या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है जी उपरोक्त सभी। इन तीनों को फौजी शहर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्मा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, मुस्लिम को कहा जाता है, शासक को कहा जाता है, मुस्लिम के धार्मिक विद्वानों को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी? तो मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान होते हैं ना, उनको उम्मा कहा जाता है, उलेमा कहा जाता है। रियली सॉरी, मैंने थोड़ा गलत रीड कर दिया, उलेमा कहा जाता है या उल्मा कहा जाता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ना मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आप यूज़ करो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो, ये 4 ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको चारों आते हो, पर आपको ये जो ऊपर के एमसीक्यू थे ना, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जी फिरदौस जो है ना हमारे, उन्होंने शाहनामा लिखा था। अब बी का 4 होना चाहिए। बी का 4 देखो किस में लिखा है, बी का 4, बी का 4, ये लिखा बी का 4। तो बाकी देखो किसी में बी का 4 लिखा नहीं, किसी में भी बी का 4 नहीं, तो हो गया ना, बस यही है इसका आंसर ग। समझ आया आपको? एलिमिनेशन मेथड, पहले तो जो गलत है उसे हटा दो, बट जो आपको करेक्ट लगता है उसको, जिसका आपको पता है उसका आंसर दो पहले, ठीक है। चलो, तो अब देखो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे इब्न सीना थे, ठीक है, उन्होंने किताब अल बुकहला लिखी थी, और साथ ही में हमारे जो मसूदी थे, उन्होंने मुरूज अल दहाब लिखी थी, और साथ ही में हमारे जो जहीज थे, उन्होंने क्या लिखा था, चिकित्सा के सिद्धांत लिखे थे। किन्होंने? जहीज ने। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, बेसिकली दे रखा है कि मध्यकाल में जो अरब और ईरानी व्यापारी थे ना, उनका चीन, भारत और यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार का एकाधिकार था। ये बात सच है, ये बात सच है। पता है बेसिकली क्यों था? क्योंकि वही है ना, भारत में आके व्यापार वगैरह करते थे और हुंडियों वगैरह, सिक्के वगैरह का प्रयोग करते थे। क्या यही लाइन लिखी हुई है, कारण में लिखी हुई है? दोनों सही है, दोनों का आपस में लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। इसका आंसर क्या होगा? घ होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो ये तो बता चुका हूँ मैं जेरूसलम का डोम ऑफ रॉक्स, फिर भी मैं एक बार शुरू से सारी पिक्चर बता देता हूँ, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता मैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे जिब्रिल की है, ठीक है, और इसमें देखो बता भी रखा है, जो मैंने आपको वैसे बता ही दिया। ये बता दूँ, अजाए बुल मखलूकात, ठीक है, ये बेसिकली एक पुस्तक थी, उसके अंदर वर्णन किया गया था हमारे जिब्रिल का। ओके, और पहला जो वर्ड था मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो हमारा इकरा था। ये देखो लिखा सबसे पहला इकरा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये बेसिकली हमारे काबा की है। मैंने बताया ना काबा में बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी। ये चौकोर आप देख ही सकते हो, चौकोर वगैरह है इनका, घनाकार है, ये घनाकार का मतलब चौकोर होता है। ये हमारे डोम ऑफ रॉक है, पिक्चर आ सकती है इसके एग्ज़ाम में, याद रखना डोम ऑफ रॉक है, और किसने बनाई है तो पूछा ही जाता है। ये जो पिक्चर है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो समारा, ये दूसरी अब्बासी राजधानी जो थी, पहली अब्बासी राजधानी क्या किसको बनाया गया था, उन्होंने बगदाद को बनाया था। तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी समारा। और मैं आपको ये बता दूं कि अल मुतवक्किल की महान मस्जिद है ये, ठीक है, अल मुतवक्किल की महान मस्जिद है, तो याद रखना ये। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने बोला था सब करवाऊंगा, तो सब करवाऊंगा जी, ठीक है। चलो आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, अलेप्पो, ठीक है, जो कि एक हितिता की एक तरह से आइसीरिया के एक तरह से स्थल है बेसिकली, ठीक है, आइसीरियाई एक स्थल है। ओके, और उसके अंदर ये थोड़ा लड़ाई झगड़े का दिखा रखा है, इंपॉर्टेंट पिक्चर नहीं है। ओके, देखो लिखा हुआ है अलेप्पो, यानी एक हितिता आइसीरियाई व हेलेनिक स्थल है ये, ठीक है। अरबों ने 636 में इस पर अधिकार कर लिया। अगले 1000 वर्ष तक यहाँ पर लड़ाई चलती रही। इस चित्र में यही दिखाया गया है, नीचे देखो घोड़े पे धर्मयुद्ध, ठीक है। चलो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ऊपर कोई छोड़ तो नहीं दी, नहीं छोड़ी। नेक्स्ट पिक्चर, हाँ, ये हमारी एक तरह से सीरिया में फ्रैंक है, ये सीरिया में स्थित धर्मयुद्धाओं का एक दुर्ग है, ठीक है। इसका निर्माण धर्मयुद्ध के दौरान हुआ था। अरब नियंत्रित क्षेत्रों
पर आक्रमण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार था। इसकी मीनारें और जलवाही सेतुओं का निर्माण केवार नामक मामलुक सुल्तान ने 1271 में करवाया। ठीक है, चलो ये पिक्चर बेसिकली फसल की कटाई दिखाई गई है। मज़दूरों का खाना एक ट्रे में लाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। बुक का मेंशन कर रखा है, नाम याद रखना चाहो तो याद रखना, गेलन की एक बुक थी ये। ठीक है, एंटीडोट्स। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, ये हमारा बसरा को जाने वाली ये शिप है, बसरा को जाने वाली एक शिप है। ठीक है, नाव है और नाविक भारतीय है और यात्री अरबी है, ये दिखाया गया इसमें। ठीक है, चलो और क्या पिक्चर है, एक बहुत, हाँ ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसका क्वेश्चन है ना आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी दे रखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुस्त नसीरिया ये एक मदरसा है। मुस्त नसीरिया मदरसे का एक आंगन है। ठीक है, जो मर्तब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। ठीक है, जो मर्तब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते थे उनके लिए महाविद्यालय था। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये है जी हमारा 9वीं शताब्दी में एक चर्मपत्र पर लिखे कुरान के कुछ एक तरह से आयतें वगैरह कह सकते हो आप। ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो और ये वाली पिक्चर क्या है, ये 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि का एक लघु चित्र है जिसमें दिमना शेर जिसको असद कहा गया है बात कर रहा है, असद से बात कर रहा है। दिमना शेर असद से बात कर रहा है। आगे आते हैं जी, ये बेसिकली 18वीं शताब्दी में फ़िलिस्तीन के खिरबत अल मफजर महल के स्नान गृह का फर्श है ये। ठीक है, चलो और आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। कल्पना कीजिए ये पेड़ के ऊपर हमारे कौन बैठे हुए हैं, खलीफा विराजमान है। चलो और ये क्या दे रखा है, ये बेसिकली इस्लामी जो थे हमारे वास्तुकला वगैरह सजावटी वगैरह के लिए था। ये टाइमलाइन आप याद रख सकते हो तो याद रखना, 1258 में मुग़लों ने बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। ये एक बार याद रखना कि किसने किसको राजधानी बताया, बगदाद को बनाया था, दमिश्क को बनाया था, किसने, उम्मयद ने बनाया था ना दमिश्क को, अभी अभी ऊपर क्वेश्चन देखा, और अब्बासियों ने बनाया था राजधानी किसको, बगदाद को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, समझ आया हो, आपकी हेल्प हुई हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, लाइक से वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे सपोर्ट मिलता है कि हाँ ना बच्चों के लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जब मैंने पहले जब अपना मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल शुरू में शुरू किया था ना, बिल्कुल वैसी शुरुआत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं 11th वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, 11th और 12th वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालूँ। तो आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना, बाकी बच्चों तक पहुँचाना, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम तक आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के बाद भी। बट आप खुद समझो, जब 10th वाले बच्चे मेरे पे प्रेशर डालेंगे कि नहीं सर मेन वाला चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी पे, उस पर वीडियो डालो, है ना, तो एक तरह से उनकी बात सुननी पड़ेगी। आप समझना मेरी बात, क्योंकि प्रेशर उनका ज़्यादा आता है। इसलिए मैंने अलग चैनल बनाया है, क्योंकि वो वहाँ पर मतलब 11th और 12th की वीडियो डालने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे सर आप सिर्फ पहले यहाँ पर 10th की कर लो, अलग बना लो, इसलिए मैंने बनाया आपके लिए। बट बिलीव में आप देख ही सकते हो, कल से आज तक मैं 10-12 वीडियो डाल चुका हूँ एक दिन में। ठीक है, मैं वहाँ पर इतनी वीडियो मतलब 1-1.5 हफ्ते में भी नहीं डालता। ठीक है, तो आपको लेकर भी मैं ज़्यादा सीरियस हूँ। बाकी आप सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। और हमारे अलग अलग चैनल जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, गेमिंग लैपटॉप वगैरह लिया है तो स्ट्रीम वगैरह करेंगे, उस पर आ जाना उस पर। ठीक है, मेन पॉइंट गेमिंग वाले चैनल पे यूनिक वर्ल्ड है एक चैनल हमारा, और साथ में मेरा व्लॉगिंग चैनल है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अगर आना चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर आ सकते हो, ज़रूर करना। फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF में बता चुका हूँ, मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। मेन पॉइंट स्टडी लिखना सर्च पे, बाकी 11th वाला आप खुद ही आ जाएगा। ठीक है, कोई 9th वाला 10th वाला मत कर लेना आप, है ना, 11th का आर्ट्स वाले ही करना। बाकी कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट दोबारा से, एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।